आज हम एक ऐसी कहानी की तह में जा रहे हैं जो न्यूयॉर्क के एक बिल्कुल आम दिन से शुरू होती है, लेकिन देखते देखते एक बहुत ही अजीब बल्कि भयानक मंजर में बदल जाती है। हाँ, मतलब सोचिए कि सेंट्रल पार्क में लोग चहलकदमी कर रहे हैं और अचानक सब रुक जाते हैं, बुत बन जाते हैं। और फिर वो खुद को ही खत्म करने लगते हैं। बहुत ही खौफनाक। बिल्कुल। हमारे पास इस फिल्म द हैपनिंग का जो सार है वो इन घटनाओं का एक तरह से ब्यौरा देता है। हाँ, न्यूयॉर्क से शुरू होता है, फिर फिलाडेल्फिया, फिर छोटे कस्बे, लोग अजीब बर्ताव कर रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, है ना? हम इसके पीछे के डर, वो सिद्धांत, उन पर बात करेंगे। सही कहा। ये सार सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं बताता, बल्कि ये भी दिखाता है कि डर कैसे फैलता है, अफवाहें कैसे उड़ती हैं और लोग बचने के लिए हाथ पैर मारते हैं। शुरू में तो सबको लगा कि ये कोई आतंकवादी हमला है। हाँ, किसी ने हवा में कोई केमिकल या वायरस छोड़ दिया है, ऐसा कुछ। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, मामला बहुत ज्यादा उलझा हुआ और रहस्यमयी निकलता है। तो चलिए इसी कहानी के जरिए उन सवालों को टटोलते हैं जो ये हमारे मन में छोड़ जाती है कि इंसान ऐसी अनहोनी का सामना करता कैसे है। ये सिर्फ एक काल्पनिक डर है या इसमें कोई गहरी चेतावनी छिपी है? आइए इस अजीबोगरीब घटना के पीछे के डर और जो थ्योरीज हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत ही देखिए कितनी चौंकाने वाली है। न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क, तेज हवा चलती है और अचानक सब थमसा जाता है। लोग जैसे जहां थे वहीं जम गए। और फिर एक लड़की अपनी दोस्त को देखती है, वो अपनी ही हेयरपिन से खुद को मार लेती है। उफ! और पास की कंस्ट्रक्शन साइट से मजदूर कूद रहे हैं। मतलब ये सब कुछ ही मिनटों में हो रहा है। हाँ, ये शुरुआती सीन एकदम से वो दहशत का माहौल बना देता है। ये किसी एक इंसान का पागलपन नहीं है, ये बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, समझ से बाहर। कोई तर्क नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस अचानक मौत। इसी दौरान एक स्कूल में एलियट, जो साइंस टीचर है, उसे खबर मिलती है। और प्रिंसिपल फौरन क्या सोचते हैं? टेररिस्ट अटैक। हाँ, कि हवा में कोई जहर फैला दिया गया है, स्कूल बंद। ये डर का पहला रिएक्शन है, फौरन किसी बाहरी दुश्मन को जिम्मेदार ठहरा दो। और फिर भगदड़। हाँ, पलायन शुरू। एलियट, उसकी पत्नी अल्मा, उनका दोस्त जूलियन और उसकी बेटी जेस सब शहर छोड़ने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कहीं दूर जाकर गांव में वो बच जाएंगे। स्टेशन पर तो बस अफरा तफरी मची है, हर कोई भागना चाह रहा है। और इसी भीड़ में जूलियन की पत्नी, वो पीछे रह जाती है। हाँ, ये बहुत दुखद है। दिखाता है कि कैसे संकट के समय में अपने ही लोग पल भर में बिछड़ जाते हैं। उन्हें उसके बिना ही ट्रेन पकड़नी पड़ती है। और ये भागने की कोशिश भी मतलब बेकार सी लगने लगती है, क्योंकि फिलाडेल्फिया में भी ठीक वैसा ही मंजर दोहराया जाता है। वही हवा, लोग रुकते हैं और फिर आत्महत्याएं। दिखाता है कि ये कोई लोकल चीज नहीं है, ये फैल रहा है। उनकी ट्रेन भी बीच रास्ते में रोक दी जाती है। हाँ, क्योंकि कंट्रोल सेंटर से संपर्क टूट गया है, सिग्नल गायब। मतलब जो हमारा सिस्टम है वो चरमराने लगा है। सब कुछ फेल हो रहा है। अब वो सब एक छोटे अनजान से कस्बे के होटल में फंसे हैं। यहाँ डर और अनिश्चितता और भी ज्यादा है। और तभी वो एक वीडियो देखते हैं, बड़ा भयानक। हाँ, जिसमें एक आदमी चिड़ियाघर में खुद को शेरों के हवाले कर देता है। ये सिर्फ मौत नहीं है, ये आत्मविनाश की एक विभत्स इच्छा है। और फिर टीवी पर खबर आती है कि जिस कस्बे में वो रुके हैं, अब वही इस वायरस का नया हॉटस्पॉट बन गया है। और बिजली भी काट दी जाती है। अब लगता है कि बस फंस गए। यहाँ से तो और भगदड़ मचती होगी। बिल्कुल, हर कोई उस कस्बे से निकलना चाहता है। इसी अफरा तफरी में जूलियन, वो अपनी बेटी जेस को एलियट और एल्मा के पास छोड़कर अपनी पत्नी को ढूंढने निकल जाता है। एक पिता के लिए ठिपिला मुश्किल फैसला रहा होगा ये। हाँ, उम्मीद भी है और जिम्मेदारी भी। लेकिन उसका सफर वो बहुत दुखद तरीके से खत्म होता है। रास्ते में उसे पेड़ों से लटकी हुई लाशें दिखती हैं। और उनकी कार की छत में एक छोटा सा छेद होता है। हवा का एक झोंका अंदर आता है, कार पेड़ से टकराती है। कपल तो मर जाता है, जूलियन बचता है, लेकिन फिर वो भी। हाँ, वो भी प्रभावित हो जाता है और कार के टूटे शीशे से अपनी नसें काट लेता है। ये मौतें सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखाती हैं कि बचने की हर कोशिश कैसे नाकाम हो रही है। और वो छोटा सा छेद, वो बताता है कि खतरा कितना पास है, कितना फैला हुआ है। आप दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियां बंद कर लो, लेकिन हवा से कैसे बचोगे? दूसरी तरफ एलियट, अल्मा और जेस एक कपल के साथ कार में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें रास्ते में एक अकेला सैनिक मिलता है, उसकी पूरी बटालियन मारी जा चुकी है। वो खुद भी थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है, शायद डर से या अकेलेपन से। फिर उनका सामना एक और ग्रुप से होता है, और फिर वही होता है, हवा चलती है और सैनिक समेत वो पूरा ग्रुप आत्महत्या कर लेता है। हाँ, वो सैनिक सैल्यूट करता है और खुद को गोली मार लेता है। ये बहुत ही दिल दहलाने वाला सीन है।
मतलब सेना, जो व्यवस्था का प्रतीक है, वो भी इस अज्ञात शक्ति के आगे लाचार है। लेकिन एलियट, क्योंकि वो साइंस टीचर है, वो यहाँ एक पैटर्न नोटिस करता है। हाँ, ये कहानी का एक अहम मोड़ है। वो देखता है कि ये घटनाएं ज्यादातर वहां हो रही हैं जहां लोग ग्रुप में हैं और जहां पेड़ पौधे ज्यादा हैं। अच्छा, तो अब शक इंसानों या हथियारों से हटकर प्रकृति पर जा रहा है। बिल्कुल, यहीं पर डर का सोर्स बदलता है। एलियट एक थ्योरी देता है कि शायद पौधे ही इंसानों के खिलाफ एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह कोई न्यूरोटॉक्सिन छोड़ रहे हैं। पौधे? मतलब पेड़ पौधे? हाँ, शायद इंसानों की बढ़ती आबादी से या पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके जवाब में। ये सोचना ही कितना अजीब और डरावना है कि जिस प्रकृति पर हम जिंदा रहने के लिए निर्भर हैं, वही हमारी दुश्मन बन जाए। एलियट अपने ग्रुप से कहता है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट जाओ और हवा के उल्टी दिशा में चलो। और क्या ये काम करता है? हाँ, ये काम कर जाता है। जब हवा का झोंका आता है, वो एलियट की सलाह मानकर अलग अलग भागते हैं और बच जाते हैं। तो एलियट की थ्योरी सही साबित हुई। हाँ, एक पल के लिए उम्मीद जगती है कि शायद इससे समझा जा सकता है, शायद इससे बचा जा सकता है। लेकिन ये थ्योरी अपने आप में बहुत परेशान करने वाली है। अब एलियट के ग्रुप में कौन कौन बचा है? वो खुद, अल्मा, जेस और 2 टीनेजर लड़के। वे एक खाली घर में पहुंचते हैं जो खेतों से घिरा है। यानी एलियट की थ्योरी के हिसाब से तो वो खतरे के बिल्कुल बीच में है। हाँ, पौधा ही पौधा। तो वे जल्दी से कुछ खा पी कर वहां से निकल जाते हैं। और फिर वो दूर से देखते हैं कि उनके पीछे जो ग्रुप छूट गया था वो उसी घर में पहुंच गया है। और फिर वही भयानक नजारा। हवा चलती है और वो लोग अजीब अजीब तरीकों से मरने लगते हैं। एक आदमी तो खुद को लॉन मोवर, वो घास काटने वाली मशीन, उसके नीचे लेटा देता है। हे भगवान, ये तो क्रूरता की हद है। आत्मविनाश भी इतने भयानक तरीके से। उन्हें रेडियो से पता चलता है कि पश्चिम की तरफ असर कुछ कम है, तो वे उस तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में घर बंद मिलते हैं। लोग डर के मारे दरवाजे नहीं खोल रहे हैं। हाँ, यहाँ कहानी एक और परत खोलती है। खतरा सिर्फ बाहर से नहीं है। डर और अविश्वास इंसान को इंसान का दुश्मन बना रहा है। एक घर का मालिक दरवाजा नहीं खोलता, और वो 2 लड़के जो हैं, वो गुस्से में घर पर पत्थर फेंकने लगते हैं, खिड़कियां तोड़ने लगते हैं। और नतीजा? घर का मालिक डर और गुस्से में उन दोनों लड़कों को गोली मार देता है। ओह, तो एलियट, एल्मा और जेस को फिर भागना पड़ता है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल समय में समाज का ताना बाना टूट जाता है, हिंसा फैलती है। प्रकृति का हमला तो है ही, इंसान का बर्ताव भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। अब वो कहाँ जाते हैं? सुरक्षा की तलाश में वे एक और बिल्कुल अलग थलग घर पहुंचते हैं। वहां एक अकेली बूढ़ी औरत रहती है। शुरू में तो वो ठीक लगती है, थोड़ी मददगार। लेकिन उसका बर्ताव भी अजीब है, थोड़ी सनकी सी है, शायद अकेलेपन की वजह से। मतलब ये सुरक्षा भी भरोसे लायक नहीं लगती। और फिर वही होता है। हाँ, सुबह एलियट उठता है तो अल्मा और जेस गायब हैं। वो बूढ़ी औरत से पूछता है तो वो अजीब जवाब देती है, उसे चोर समझती है। तभी हवा फिर चलने लगती है। हाँ, और वो औरत प्रभावित हो जाती है। वो खिड़की से अपना सिर टकरा टकरा कर मर जाती है और खिड़की टूट जाती है। तो हवा घर में घुसने लगती है। बिल्कुल। एलियट को अल्मा और जेस पास के एक स्टोर रूम में मिलते हैं और एलियट बताता है कि अब खतरा और बढ़ गया है। कैसे? टॉक्सिन अब अकेले इंसान पर भी असर कर रहा है। पहले बड़े ग्रुप्स निशाना थे, अब कोई भी अकेला इंसान भी सुरक्षित नहीं है। यानी अब बचने का कोई रास्ता नहीं। हाँ, ये बिल्कुल निराशा का पल है। उन्हें लगता है कि बस अब अंत आ गया है। ऐसे में हम एक दूसरे से माफी मांगते हैं, अपने रिश्ते की जो भी अनकही बातें थी उन्हें कहने की कोशिश करते हैं। एलियट फैसला करता है कि अगर मरना ही है तो वो साथ मरेंगे, डरकर छिपकर नहीं। वो स्टोर रूम से और फिर घर से बाहर निकलते हैं। हवा चल रही है। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और मौत का इंतजार करते हैं। और यहीं कहानी फिर पलटती है। क्या होता है? और कुछ नहीं होता। ठीक उसी पल जब वे मौत को स्वीकार कर लेते हैं, हवा का असर खत्म हो जाता है, वे बच जाते हैं। हैं? ये कैसे? पता नहीं, ये बहुत अजीब है। क्या उनके सरेंडर करने से कुछ बदला, या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या जैसा बाद में एक साइंटिस्ट कहता है। हाँ, क्या कहता है वो? कि शायद ये घटना एक साइकिल थे, एक चक्र था जिसका एक तय समय था जो पूरा हो गया। 3 महीने बाद न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। हाँ, एलियट और अल्मा ने जेस को गोद ले लिया। अल्मा प्रेग्नेंट है, एक तरह से नई जिंदगी की शुरुआत। तुलिबा एक बेव्यारे इस पूरी घटना पर बात कर रहा होता है। हाँ, और वो कहता है कि दुनिया में हर चीज का कारण नहीं होता, पर वो ये भी इशारा करता है कि शायद ये प्रकृति की तरफ से एक चेतावनी थी। चेतावनी? किस लिए? इंसानों के लिए, कि वो पर्यावरण के साथ क्या कर रहे हैं, एक तरह का संदेश। ये चेतावनी वाला आइडिया ये पूरी कहानी को एक अलग मतलब दे देता है।
है ना? क्या ये सच में प्रकृति का गुस्सा था, एक इको थ्रिलर जैसा? या सिर्फ एक भयानक, बिना किसी मतलब की घटना? फिल्म कोई सीधा जवाब नहीं देती। और यही बात इसे और ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, आखिरी सीन हमें वापस ले जाता है पेरिस के एक पार्क में। और वो ही जानी पहचानी चीख सुनाई देती है, तेज हवा चलती है, लोग फिर से जमने लगते हैं। पता चलता है कि वो 3 महीने की शांति बस एक ठहराव था, खतरा वापस आ गया। या शायद ये कभी गया ही नहीं था, बस जगह बदल रहा था। तो ये कहानी हमें एक अनसुलझी रहस्य और एक गहरे डर के साथ छोड़ देती है। एक ऐसी घटना जिसका कोई साफ कारण नहीं है, बस प्रकृति का एक अनजाना भयानक रूप। हाँ, इसमें इंसानी लाचारी साफ दिखती है। हमारी सारी टेक्नोलॉजी, हमारी सभ्यता इस अनजान खतरे के सामने कितनी कमजोर है। और वो वैज्ञानिक की चेतावनी वाली बात, वो बार बार दिमाग में आती है। क्या ये सच में हमारे कामों का नतीजा था, प्रकृति का जवाब? या ये सिर्फ हमारे अपने अंदर के डर का एक भयानक रूपक है? और सबसे ज्यादा बेचैन करने वाला सवाल तो अंत में उठता है, घटना का वापस लौटना। क्या ये सिर्फ एक घटना थी, या ये किसी ऐसे चक्र की शुरुआत थी जिसे हम समझ ही नहीं पाए? क्या प्रकृति की वो चेतावनी अनसुनी रह गई? और अब उसका दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, शायद पहले से भी ज्यादा भयानक। हाँ, ये वो सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी जहन में घूमता रहता है, सोचने पर मजबूर करता है।